हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स गाइड। मेरा नाम है जुनैद अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 11 की अकाउंटेंसी, जिसमें हमारा जो सीरीज चल रहा था उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो पिछला चैप्टर था चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंट, वो अकाउंटिंग के बारे में बता रहा था कि अकाउंटिंग क्या होता है, इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमने देखी थी। अगर आप हमारी पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और प्लेलिस्ट में लाइन से लगा है सारी वीडियोस, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है चैप्टर नंबर 2 थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि सेकंड चैप्टर है। ये भी अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इसके आप भी अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएगा, सारी प्रिंसिपल्स बताएंगी कि क्या क्या प्रिंसिपल हैं अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए, एंट्रीज पास करने के लिए, और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसे उन्हें पास करने के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन बताएगा कि कितने कितने प्रिंसिपल हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहले कंटेंट आता है कि हमें पढ़ना क्या क्या है, उसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। तो जो पहला कंटेंट हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 में, यहाँ पे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसे हम जनरली कहते हैं गैप प्रिंसिपल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी अकाउंटिंग में। गैप प्रिंसिपल सारे प्रिंसिपल बताता है कि इसमें क्या आएगा अकाउंटिंग में, कौन कौन सी चीज़ें किस वे में रिकॉर्ड करनी है, ये रास्ता बताता है हमें। गैप प्रिंसिपल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो सेकंड है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है हम इसको देखेंगे इस चैप्टर में। थर्ड क्या है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कितने सिस्टम होते हैं अकाउंटिंग के, कितने टाइप होते हैं अकाउंटिंग के, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फोर्थ जो हमारा कंटेंट है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, किस बेस पे हम अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करेंगे, किस बेस पे हम अकाउंटिंग करेंगे, कैश बेस और एक्रूअल बेस किस बेस पे करेंगे, हम आगे इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो हमारा फिफ्थ कंटेंट है वो है क्या कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक टाइप का होता है जो कि ICAI की तरफ से लॉन्च हुआ होता है। ये जो ग्लोबल में भी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जस्ट लाइक अ प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो होता है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है कि क्या क्या चीज़ें आप फॉलो करके अकाउंटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। जो हमारा सिक्स्थ कंटेंट है वो है नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये क्या है ये हम डिटेल में जानेंगे आगे। तो चलिए जो हमारा पहला कंटेंट है हम इसे स्टार्ट करते हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप क्या होता है हम इसको जानेंगे। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स certain rules or principle have been developed which are generally accepted by the accounting profession। यहाँ पे देखिए साफ साफ कह दिया गया है कि जब हम कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, जब हम रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग बनाते हैं, तो वहाँ पे कुछ सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल होते हैं जो डेवलप किए जाते हैं, जनरली एक्सेप्टेड गैप बेसिस पे डेवलप किए जाते हैं, जो कि हर अकाउंटिंग प्रोफेशन में होता है। इसे फॉलो करना कंपलसरी है। जब तक आप गैप प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे, आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब आप रिकॉर्ड सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। एंट्री डेबिट होनी चाहिए या क्रेडिट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें गैप प्रिंसिपल्स में लिखी हुई हैं। तो वो ये चीज़ बताता है कि इसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। अब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप refers to the rules or guidelines adopted for recording and reporting of business transaction in order to bring uniformity the presentation of financial statement। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ कह दिया गया है जो गैप प्रिंसिपल है वो बताता है कि हमें कौन कौन से रूल्स और गाइडलाइंस एडॉप्टेड हमें दिए गए हैं फॉलो करने के लिए, वो हमें फॉलो करने चाहिए ऑन द बेस ऑफ रिकॉर्डिंग। जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे अपने किसी ट्रांजैक्शंस को, और जब भी रिपोर्टिंग करेंगे बिजनेस की किसी भी ट्रांजैक्शन को, तो हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है
ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। जो भी हम प्रिपरेशन करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट को, गैप प्रिंसिपल को जहन में रख के हम ये सारी चीज़ें को फॉलो करेंगे। अब हम आते, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जो हमारा सेकंड कंटेंट आता है वो है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। क्या है हम इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इतने सारे, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, ये जो है बहुत ही बड़ा है। जो आपका सेकंड कंटेंट है बहुत ही बड़ा है। तो ये जो आपको इतने सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिजनेस एंटिटी क्या है, बिजनेस एंटिटी क्या है, मनी मेजर क्या है, गोइंग कंसर्न क्या है, अकाउंटिंग पीरियड क्या है, कॉस्ट क्या है, डुअल एस्पेक्ट क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या है, मैचिंग क्या है, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, मैटरलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग में यूज़ होती हैं। जब तक आप इसके बारे में डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, डिटेल जानकारी नहीं लेंगे, तो जैसा कि आप जानते हैं अकाउंटिंग में जब तक आप अपना बेस मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, आप ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही जब तक आप यहाँ पे इन सारी चीज़ों को नहीं जानेंगे, ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। पहला क्या है, बिजनेस एंटिटी। तो चलिए बिजनेस एंटिटी को देखते हैं। पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी एज्यूम दैट बिजनेस हैज़ अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। क्या कहता है, बिजनेस कॉन्सेप्ट जो है, बिजनेस एंटिटी जो है वो अलग चीज़ है और जो बिजनेस का ओनर है वो अलग चीज़ है। यहाँ पे ये बिजनेस एंटिटी का मतलब बता रहा है। जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है वो कहता है कि बिजनेस एंटिटी एज्यूम दैट, वो एज्यूम करता है कि जो बिजनेस है वो अलग है, सेपरेट है अपने ओनर से। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, ये दो अलग चीज़ें हैं। आप इसे एक ना समझिएगा। द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर टू बी ट्रीटेड एज टू सेपरेट एंटिटी। यहाँ पे देखिए साफ साफ बोल दिया गया है, जो बिजनेस का ओनर है और बिजनेस है ये दो सेपरेट एंटिटीज़ हैं, ये दो अलग अलग पर्सन हैं। अब जो अगला कॉन्सेप्ट आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट स्टेट दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड हैपनिंग इन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यहाँ पे कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट, जो मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट है वो बताता है कि हम उसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो कि विच एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, जो कि मनी में मेज़र किया जा सके। जैसे सच एज क्या क्या हो सकते हैं, सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, रिसिप्ट ऑफ इनकम etc आर टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। जब हम गुड्स को सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, उससे भी हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। जब हम किसी एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे, कोई भी खर्चों का पेमेंट करेंगे, वो भी मनी में होता है, तो मनी में मेज़र किया जा सकता है, तो उसे भी रिकॉर्ड कर लेंगे। जब हम इनकम हमारे पास आएगा, हम इनकम को रिसिप्ट करेंगे, उसे भी मनी में मेज़र किया जा सकता है, तो उसे भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ गोइंग कंसर्न का जो अगला कॉन्सेप्ट है इसे समझते हैं कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न एज्यूम दैट अ बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन आइडेंटिफिएबल दैट फॉर फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड वुड नॉट लिक्विडेट इन फोरसीएबल फ्यूचर। यहाँ पे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आप समझिए। एक बिजनेसमैन जब भी कोई बिजनेस को ओपन करता है तो वो सोचता है कि हमारा जो बिजनेस है वो एक लंबे समय तक चले और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चले। तो यहाँ पे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि द कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न एज्यूम दैट, इसमें ये माना जाता है कि जो बिजनेस खोला गया है वो एक लंबे समय तक खोला गया है, ना कि लिक्विडेट
फोर्सिएबल इन फ्यूचर, ना कि फ्यूचर में बंद करने के लिए। एक बिजनेस को खोला जाता है उसे लॉन्ग टर्म के लिए चलाने के लिए। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बेसिकली यही बोलता है। अब जो हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट रिफर्स टू स्पैन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन इंटरप्राइज आर प्रिपेयर्ड। यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हम उसे कहते हैं जो कि एक फाइनेंशियल रिपोर्ट को पूरे एक साल में हमारे आगे रिप्रेजेंट करता है। हम जो डेली टू डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, सारी ट्रांजैक्शन जनरल एंट्रीज पास करते हैं, वो पूरे साल का इकट्ठा करके एक दिन हमें वो बताता है। अब हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब से कब होता है, हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल ईयर चाहे जो हो, फिर अकाउंटिंग हमारा जो पीरियड ख़त्म होता है वो 31 मार्च जो भी पीरियड आपका हो। जैसे 1 अप्रैल 2019 से हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ तो ये ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2020 को ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होगा। अकाउंटिंग पीरियड का लास्ट समय जो होता है वो 31 मार्च होता है। हम अकाउंटिंग पीरियड हमेशा 31 मार्च में बनाते हैं। एक बात आपको बता दें, यहाँ पे हम 2 कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझते हैं। पहला, हम एक कैलेंडर बेस जो ईयर फॉलो करते हैं, हम कैलेंडर बेस फॉलो करते हैं जो कि होता है 1 जनवरी और ईयर चाहे जो हो, फिर 31 दिसंबर ईयर चाहे जो हो, और जो दूसरा हम फॉलो करते हैं वो होता है 1 अप्रैल ईयर चाहे जो हो, 31 मार्च, ये हम फॉलो करते हैं। ये जो इस डेट को हम बोलते हैं ये कैलेंडर बेस्ड डेट है, और जो ये डेट होता है इसे हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। ये हमारे लिए अकाउंटिंग पीरियड होता है, ये हमारे अकाउंटिंग पीरियड डेट होता है। अब यहाँ पे सेकंड क्या कहता है, अकाउंटिंग पीरियड रिफर्स टू वेयर प्रॉफिट अर्न इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू द ईयर देन इट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अब यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि अकाउंटिंग पीरियड हम उसे कहते हैं जो कि हम पूरे साल में जितने भी प्रॉफिट को अर्न करें हैं वो लास्ट में आके सारी चीज़ों को हमारे आगे रिप्रेजेंट कर दे, उसे हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट जितनी भी बनती हैं वो अकाउंटिंग पीरियड में बनती हैं। जो हमारा अगला आता है वो आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? The cost concept required that all assets are recorded in the books of account at their purchase price, which include cost of acquisition, transportation, installation and making asset ready to use। बेसिकली आप सिंपल में समझिए, जब भी हम कोई भी मशीनरी हम खरीदते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये मशीनरी है, जब भी हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, मान लीजिए ये मशीनरी हमारे लिए 1 लाख रुपए की पड़ी। अब ये 1 लाख हमारे लिए क्या है? ये 1 लाख हमारे लिए कॉस्ट है। जो इसका ओरिजिनल कॉस्ट रिकॉर्ड होगा हमारे बुक में वो 1 लाख रुपए रिकॉर्ड होगा कि हमने 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी थी। तो वहाँ पे यही कॉस्ट कॉन्सेप्ट का यही कॉन्सेप्ट बोलता है, द कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड दैट ऑल असेट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जितने भी हम मशीनरी परचेस करेंगे या जितने भी असेट हम यूज़ करेंगे उसे हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। एट देयर परचेस प्राइस, जिस प्राइस पे हम उसे खरीदे होंगे, एट देयर परचेस प्राइस विच इंक्लूड कॉस्ट एक्विजिशन। अगर उसमें कोई भी कॉस्ट एक्विजिशन जैसे इंस्टॉलेशन चार्जेस और मेकिंग चार्जेस, जैसे कि कोई छोटा मोटा रिपेयर हुआ हो, इंस्टॉल करने के लिए कोई भी मशीन पर्टिकुलर जगह पे सेट करने के लिए कुछ भी पैसा लगा हो, वो सारी चीज़ों को इंक्लूड करके हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। मतलब मशीन को सेट करने तक जितना भी पैसा लगेगा वो हमारा कॉस्ट होगा, वो हमारा परचेस प्राइस होगा, वो हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने कितने पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, चलिए देखते हैं। अभी तक हमने बिजनेस एंटिटी को कवर कर लिया है, मनी मेजरमेंट को कवर कर लिया है, गोइंग कंसर्न को कवर कर लिया है, अकाउंटिंग पीरियड को कवर कर लिया है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है। हमारा जो बचा है डुअल एस्पेक्ट और ड्यूलिडिटी, ये बचा है, हम इसे अब कवर करने वाले हैं। यहाँ पे जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि डुअल एस्पेक्ट इज फाउंडेशन
or basis principle of accounting. It provides the very basis of recording business transaction into the books of account. Every transaction has a dual twofold effect and should therefore be recorded at two places. जो हमारा डुअल कॉन्सेप्ट कहता है वो कहता है कि हम जितनी भी ट्रांजैक्शन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उसका हर एक एंट्री का हर एक ट्रांजैक्शन का डबल एंट्रीज होती हैं और डबल इफ़ेक्ट होता है, दो जगह रिकॉर्ड किए जाते हैं। जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है उसका ये कहना है। और ऐसा आप प्रैक्टिकल में देखेंगे जब आप क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक तो ट्रायल बैलेंस बना होगा। ट्रायल बैलेंस की जितनी भी चीज़ें हैं वो एक सिंगल जगह जाती हैं और ट्रायल बैलेंस के नीचे जितने भी एडजस्टमेंट आपको दिए रहेंगे, कुछ एडिशनल बातें आपको कही रहेंगी कि ये चीज़ नहीं हुआ था इस साल में, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो वो जो एडिशनल बातें कही रहेंगी वो दो जगह जाएंगी। तो यही कहता है कि जितने भी डुअल कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हर एक एंट्री के डबल ट्रांजेक्शन होते हैं। एक टाइप से देखा जाए कि एक डेबिट होता है एक क्रेडिट, तो ये डबल ट्रांजेक्शन हो ही गए हर एक एंट्री के, क्योंकि एक बार हम डेबिट इफेक्ट करेंगे, डेबिट इफेक्ट, फिर एक बार क्रेडिट इफेक्ट करेंगे। अगर हमको पैसा मिलेगा तो हम उसे पैसे को पहले डेबिट भी करेंगे और जो पर्सन हमें पैसा दिए रहेगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो देखा जाए तो हर एक एंट्री का हमारा डबल एंट्री होता है, डबल इफेक्ट होता है। अभी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और अभी तक के लिए हमारा जो 4, 5, 6 पॉइंट हो गए हैं वो कवर हो चुके हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है तो इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में और आगे ये कॉन्सेप्ट्स को और आगे बढ़ाएंगे। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके बचे हुए हैं, 7, 8, 9 कॉन्सेप्ट अभी और बचे हुए हैं, हम उसे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिवर्स करके आप फिर से देख लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जो हमारा अगला क्लास होगा वो हमारा क्लास स्टार्ट होगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट से। हमारा जो अगला क्लास होगा यहाँ से स्टार्ट होगा। तब तक के लिए गुड बाय।